Hello to all our community members. Welcome to मिशन IAS PCS। हम लोगों ने गवर्नेंस के टॉपिक को स्टार्ट किया था और अब जल्द ही गवर्नेंस का भी निपटारा हो जाएगा। आप देख सकते हो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 46 पेजेज। अब रिमेनिंग जो आपके टॉपिक्स है काफ़ी आसान है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। और सिटीजन चार्टर के एसोसिएशन में मैंने आपको क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाया था। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद आपका सिविल सर्विसेज का रोल इन डेमोक्रेसी, ये आप टॉपिक पढ़ोगे। उसके बाद आपका गवर्नेंस टॉपिक का खात्मा हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे हर एक टॉपिक को, हर एक सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके एंड आप भी कॉन्फिडेंस फील कर सके रिगार्डिंग द सिलेबस कि हाँ, आपका जो सिलेबस है वो कम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ है। तो मेरा मकसद भी यही है कि आपको जो भी कठिनाई वाले टॉपिक्स है, जैसे गवर्नेंस बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, एथिक्स के टॉपिक्स जब अंत समय आता है एग्जामिनेशन का, मेंस एग्जामिनेशन का, तब लोग प्रिपेयर करते हैं, तब उनको दिक्कत आती है एथिक्स के टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याओं से आप दूर हो जाए, इसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लॉन्च भी की थी। अब इंडियन सोसाइटी की ही बात कर लो, लोग इग्नोर कर देते हैं, अंत समय में कंटेंट ढूंढते हैं तो वो कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हमारा जो चैनल है वो आपके लिए पर्याप्त होगा कि इंडियन सोसाइटी को समझना हो, एथिक्स को समझना हो, गवर्नेंस को समझना हो, ये सब आप कंप्रिहेंसिव वे में समझ सकते हैं। एंड एक्चुअली अगर आपको पीटी के लिए भी प्रिपेयर करना हो तो जो हमने ओनली आईएएस की पीटी सीरीज चलाई थी उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। हाँ, हम मानते हैं कि पहले ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं मिलती होगी, लेकिन होप कि आप मैनेज कर सकते हो। वो इसीलिए भी क्योंकि पहले मेरे पास कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं था, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दी जाती थी। तो प्रयास किए गए थे कि सुधार लाया जाए, लेकिन सुधार हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हो आपको ऑडियो क्वालिटी भी सही तरीके से मिलते हैं एंड कंटेंट और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। बिकॉज प्रीलिम्स में तो उतना डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप नहीं है, लेकिन मेंस में डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप होता है। तो दैट्स वाई मैं आपको मेंस में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको रिगार्डिंग एनी टॉपिक। चलिए, ज़्यादा बातें हो गई, लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट करते रहना है हमें। आप फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए एंड कमेंट शेयर बिल्कुल करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा टॉपिक कवर किया है, तो आपका भी योगदान बनता है, आपका भी कंट्रीब्यूशन बनता है कि आप भी शेयर करिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना शेयर करोगे आपकी भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनता है। ठीक है, एंड हम इसी प्रकार से आपको कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे। तो ये बातें हो गई। चलिए, आज हम एक मुख्य टॉपिक दैट इज सिटीजन चार्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब सिटीजन चार्टर, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि भाई साहब है ये क्या चीज़। तो आपने इसको कभी ना कभी फील किया होगा, हो सकता है आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये जो सिटीजन चार्टर के इश्यू है ना, आपने इससे ज़रूर फेस किया होगा। अब एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, लेट्स से कि एक कुरियर कंपनी है। ठीक है, दो कुरियर कंपनी है, कुरियर कंपनी ए और कुरियर कंपनी बी। अब ये जो आपको कंपनी है, अब इसमें क्या होगा, लेट्स से कि आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर करवाने की ज़रूरत पड़ी। आप गए ए के पास और उसने बोला कि भाई साहब आप मेरे से डिलीवर करवाओगे तो 2 दिन में मैं डिलीवर करवा दूंगा। और बी ने बोला कि मैं तो 4 दिन लेगा। और सी बोला कि मैं कोई टाइम लिमिट नहीं बता सकता, वो 2 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इश्यू ये निकल कर आई। दूसरा इश्यू कि अगर लेट से कि डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है, या फिर टाइम डिले हो रहा है, तो ये बोलता है कि मैं आपको ग्रीवेंस रिड्यूशल मैकेनिज्म प्रोवाइड करूंगा, यानी कि फ़ोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। बी ने बोला कि सिर्फ आप टेलीफोन के माध्यम से अपने कंप्लेन रजिस्टर करवाना। सी ने बोला भाई साहब कोई टेलीफोन और फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्विस लेना है लो, नहीं तो बाहर में जाओ। अब चलो सी की बात करते हैं। अब एक और इश्यू हम लेकर आते हैं, जैसे आपका लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई,
तो ये बोलता है कि मैं आपको रिफंड दूंगा, एक प्रकार से कंपनसेशन भी दूंगा, यानी कि रिफंड प्लस कंपनसेशन। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रिफंड एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या होता है कि आपको कुछ पैसे बढ़ा कर दिया जाएगा। अब कंपनी बी बोलता है मैं सिर्फ आपको रिफंड दूंगा, कंपनी सी बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो आपने ये 3-4 इश्यू देखा। अब आप बताओ कि कौन से कुरियर सर्विसेज के पास जाओगे। या तो आप ए के पास जाओगे या तो आप बी के पास जाओगे। सी के पास तो प्रोबेबली नहीं जाने का स्कोप होगा आपका, है ना। तो बेसिकली ये जो हमने लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपको बताई है ना, कि विद इन आपको 2 डेज या 3 डेज सर्विसेज मिल जाएगी, या फिर आपको ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा, या फिर रिफंड का मैकेनिज्म होगा, ये सब क्लियरली कंपनी ने मेंशन कर रखी है। और इसी को हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। एक प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाता है। यानी कि जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज ऑफर कर रही है, उस सर्विसेज के डिटेल्स एंड कमिटमेंट्स को बताता है कि हाँ, आप मेरे से ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, आप मेरे बैंक के साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा, आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। एक प्रकार से जो भी कस्टमर्स है या कंज्यूमर्स है, उनके जो सर्विसेज अवेल करने की जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से दी जाती हैं और उसको कमिट करके फुलफिल किया जाता है, उसी को हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। ठीक है, और ये भी आप देखते होंगे जैसे जो आपका पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ठीक है, वहां पर भी आपको सिटीजन चार्टर देखने को मिलेगा कि सर्टेन टाइम लिमिट में आपको कुरियर सर्विसेज डिलीवरी कर दी जाएंगी। या फिर प्राइवेट बैंक्स को ही देख लो, वो भी आपको सर्टेन टाइम लिमिट में सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा करती है। या फिर और भी बहुत सारे कंपनी जिससे आप जुड़ते हो, वो भी आपको सर्टेन सर्विसेज विथ कमिटमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसी को हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। एक प्रकार से जैसे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिया है सिटीजन्स को, उसी प्रकार से जो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रयास करती है विथ कमिटमेंट। यहाँ पर कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिटीजन चार्टर हमने भर भर के बोल दिया कि लेट से कि आपको इतने दिन में सर्विसेज मिलेंगी, ये ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा और साथ ही साथ कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस पर कमिटमेंट नहीं की गई, उसको फुलफिल नहीं किया गया, तो सिटीजन चार्टर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ सिटीजन चार्टर इन रियल सेंस इफ द कमिटमेंट हैजंट बीन फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है, अभी आप सोच के देख सकते हो कि अगर सिटीजन चार्टर सर्विसेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो इससे क्या होगा। इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, कि भाई साहब हाँ कोई ऑफिशियल है, अब वो टाइम लिमिट में सर्विसेज नहीं दे रहा है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, है कि नहीं है। तो ये बात निकल कर आती है, और जब एक्शन लिया जाएगा तो वो हो जाती है आपकी अकाउंटेबिलिटी। साथ ही साथ आप ये भी देखते होंगे कि जो भी आपने सर्विस अवेल किया लेट से, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे रेलवे की ही बात करते हैं तो रेलवे में कौन सी ट्रेन कहाँ कब जा रही है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये एक प्रकार से क्या है, ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है सारे डिटेल्स। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, जब आपको इन्फॉर्मेशन पता होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, कि एक प्रकार से जिम्मेदारी तय करना कि हाँ, अगर सर्विसेज बोली गई थी और सर्विसेज नहीं दी जा रही है, तो जिस भी ऑफिशियल अथॉरिटी का फॉल्ट है उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कर दो, उसको पेनलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें निकल कर आती है। तो इससे क्या आप समझे कि सिटीजन चार्टर के माध्यम से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिशियल जो भी है उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज विथ कमिटमेंट्स प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड
तो यहाँ पर फिर से आप देख लो, सिटीजन चार्टर इज बेसिकली ए सेट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज विच इट डिलीवर्स। मैंने जो एग्जांपल बताया वो आप आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले ले कि आप कोचिंग सर्विसेज गए अवेल करने के लिए। अब मैं ही आपको बताता हूँ अपना ही, जैसे अभी जो मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैं आपको टाइम लिमिट नहीं देता हूं कि हर एक दिन में आपको लेक्चर मिलेगा या 2 दिन में मिलेंगे, है ना। फ्रीक्वेंटली क्या होता है, या तो 2 दिन में मिलते हैं आपको या 3 दिन में मिलते हैं। लेकिन यही अगर हम कमिटमेंट कर दें आपको कि हर दिन आपको एक लेक्चर डेली मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरा सिटीजन चार्टर हो गया एक प्रकार से आपके लिए। तो आपको भी पता होगा कि हाँ अगले दिन आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, तो हमने आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें चलती है। लेकिन मैंने तो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं बताया, मैंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, कि हाँ हम आपको एक ही दिन में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या हुआ, आप कंप्लेन नहीं कर सकोगे, है कि नहीं है। तो ये बात निकल कर आती है। तो होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए हमने ये सब चीजें समझी। अब यहाँ पर सिटीजन चार्टर में सिटीजन को भी समझ लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स क्लाइंट और कस्टमर्स, या फिर सिंपली कहें कि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उसको हम सिटीजन के दायरे में रख सकते हैं इन द सेंस ऑफ सिटीजन चार्टर। तो देख सकते हो द टर्म सिटीजन इन द सिटीजन चार्टर इम्प्लाइज द क्लाइंट्स और कस्टमर्स जिनके इंटरेस्ट एंड वैल्यूज एड्रेस किए जाते हैं सिटीजन चार्टर के माध्यम से, या फिर सिंपली जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, चाहे वो सिटीजन हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इट कैन बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हो सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन कैसे हुआ सिटीजन चार्टर का। और इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव वैसे तो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया तो रहे कि आखिरकार ये सिटीजन चार्टर निकला कहाँ से। बट ये मैं इंश्योर करवा सकता हूँ कि आपने सिटीजन चार्टर को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ सिटीजन चार्टर, तो जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया एक प्रकार से, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द सिटीजन चार्टर इन 1991। और 1991 में भारत में क्या हुआ था इकोनॉमिक सेंस में, क्या आपको पता है। मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था, 30 ईयर्स हो चुके हैं आपके एलपीजी रिफॉर्म्स के। तो जाहिर सी बात है आपको वो चीज़ देखनी चाहिए, आर्टिकल देखनी चाहिए टेलीग्राम चैनल पे। और लास्ट में आपने देखा होगा कि समरी दी गई है। तो एक प्रकार से आप ऊपर के टॉपिक को पढ़ लो और नीचे समरी के रूप में रिवाइज कर लेना, तो इससे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट सिलेबस में है ये आपका, ठीक है। तो जो आपका यूके है, इसी ने सिटीजन चार्टर के कंसेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया 1991 में। अब प्राइम मिनिस्टर कौन था, नो नीड टू रिमेंबर। उसके बाद देखा देखी में बहुत सारी कंट्रीज ने सिमिलर प्रोग्राम्स चलाने लगे, ठीक है, अपने अपने रीजनल नीड्स के अनुसार। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि भाई साहब हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है ना। चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हो या फिर आपका कोई भी कंपनी ही क्यों ना हो। अब आप ही सोचो ना, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी उस इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और जहाँ पर ट्रस्ट नहीं वहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ, है ना। तो वहाँ पर तो वो जो भी करना चाहेगा वो करने का प्रयास करेगा विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम वैसे डिस्कस करने वाले ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को एक अलग ही टॉपिक में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब भारत में कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, तो भारत में बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हुए थे आपका 1997 में। और यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि हम सिटीजन चार्टर बनाएंगे, स्पेशली इन दो सेक्टर्स दैट हैव लार्जर पब्लिक इंटरफेस, या फिर यूँ कह सकते हो दैट हैव लार्जर पब्लिक इंगेजमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको लेजिस्लेटिव रूप में देने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन लेजिस्लेटिव रूप में नहीं दिया जा सका। समझ में आया? यानी कि आप समझो कि गवर्नमेंट जो सिटीजन चार्टर लाने का प्रयास कर रही थी वो क्यों ला रही होगी, कि जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी आपकी अथॉरिटीज है, ठीक है,
उन सब में अगर ये सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट होता है तो सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस सब अच्छी हो जाएगी, बिकॉज लीगल एक्शंस भी लिए जा सकेंगे अगर सर्विस डिलीवरी टाइम लिमिट में नहीं दी जाती है तो। अलोंग विथ गवर्नमेंट के साथ साथ जो सिटीजन का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, सिटीजन भी वेल अवेयर होगा अबाउट देयर राइट्स कि हाँ अगर हमने इस सर्विस को ज्वाइन किया है अवेल करने के लिए तो अल्टीमेटली वो सर्विसेज हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, कहाँ पर हम अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, ये सब अधिकार सिटीजन को मिल जाता। ठीक है, लेकिन अभी इसको लेजिस्लेटिव बैकअप नहीं मिला है। ठीक है, तो एक आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हो कि लेजिस्लेटिव बैकअप इसको देनी ज़रूरी है। जैसे आप देख लो लेजिस्लेटिव स्टेप की बात करें तो 2011 में लेजिस्लेटिव स्टेप इनिशिएट हुए थे कि ये जो आपके सिटीजन चार्टर है इसको स्टेट्यूटरी बैकिंग मिल जाए, यानी कि पार्लियामेंट से पास करवा दिया जाए इस सिटीजन चार्टर को। तो एक बिल भी इंट्रोड्यूस की गई थी, सिटीजन चार्टर बिल 2011, जिसका एम था कि किस प्रकार से हम टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्ट्री है ना जो अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बिजनेस के लिए क्लियरेंस लेना है बहुत सारे मिनिस्ट्री से तो विद इन टाइम लिमिट क्लियरेंस मिले। ठीक है, नहीं मिलेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, इन सब को इंश्योर करवाना आपका सिटीजन चार्टर का काम था, लेकिन ये बिल के ही रूप में रह गया। तो जैसे इसमें एक प्रोविजन भी दिया गया, आप देख सकते हो, इट मैंडेट्स कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है ना, उसको सिटीजन चार्टर पब्लिश करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब ये एक्ट लागू हो जाता तो विद इन 6 मंथ जो पब्लिक अथॉरिटी है चाहे आपका मिनिस्ट्री हो डिपार्टमेंट हो उनको सिटीजन चार्टर पब्लिश करना होता। एंड अगर नहीं करते हैं तो 50,000 रुपीज का चार्ज भरना पड़ता है एज ए पेनाल्टी। तो आप समझिए कदम काफ़ी अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट खुद अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तभी तो ये बिल जो है एक्ट में नहीं बन सका। आज भी आप देखो कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल करने की प्रयास करो, ठीक है, कंप्लेन रजिस्टर करने की बात करो या फिर कंप्लेन को रिजोल्व करने की टाइम लिमिट की बात करो तो कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, हालांकि अब जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज आई है, ई गवर्नेंस आया है, तो उससे थोड़ी सी सुधार हुई है, ये बातें। उसके बाद गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट ही लॉन्च कर दिया है सिटीजन चार्टर का, जिसका नाम आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन चार्टर .nic.in। इस पर हम अभी विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें अवेल की जाती है। यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपने अपने सिटीजन चार्टर रखे हुए हैं। जैसे आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनकी अपनी सिटीजन चार्टर है, या फिर आपका शिपिंग मिनिस्ट्री है, उसकी अपनी सिटीजन चार्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उनकी अपनी सिटीजन चार्टर है। वो हम अभी आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सिटीजन चार्टर का पूरा वेबसाइट है ना, वही मैंने वेबसाइट को खेला है। और यहाँ पर आप देख लो, अगर हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वेरियस मिनिस्ट्री के सिटीजन चार्टर देखने को मिल सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, इनका अपना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री इनका अपना है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का अपना है। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का अपना है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो मिलेगा आपको सिटीजन चार्टर। इस पर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन है ना, क्योंकि सिविल एविएशन में भी होना चाहिए ना कि हाँ प्रॉपर मैनेजमेंट हो आपका सिविल सेक्टर का, यानी कि एविएशन सेक्टर का। उसके बाद कोल, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी अफेयर्स, तो ये सब आप देख सकते हो वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के चार्टर है और रिसेंटली ये ऐड हो रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी देख सकते हो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने दिन में सर्विसेज मिलेंगी, है ना, कब तक डिलीवरी होगा, अगर जिस मेथड से आप सर्विस अवेल करना चाहते हो, स्पीड पोस्ट है या फिर आपका कुरियर है, होता है ना, टाइप्स होता है, तो उस एंगल से। तो होप यू अंडरस्टूड जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जैसे अगर हम ओपन करते हैं लेट से तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। जैसे देख लो यहाँ पर ना सिटीजन चार्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विजन मिशन क्या है ना। और सिटीजन चार्टर में आप विजन मिशन जरूर देखोगे। उसके बाद मेन सर्विसेज देख सकते हो क्या है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और
अगर दिक्कत हुआ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो होप यू अंडरस्टूड जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो यही है आपका सिटीजन चार्टर, तो आपने आसानी से समझा होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर रिलीज किया, और इसको डेवलप किया गया सो दैट जो भी 29 सेक्टर्स है उनमें सर्विस डिलीवरी को आसान किया जाए, टाइमली किया जाए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर एट द ग्राम पंचायत लेवल, ये थोड़ा सा आप देख लेना, यानी कि अगर ग्राम पंचायत लेवल पर सिटीजन चार्टर लाया जाता है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उनको एक प्रकार से बोला जाएगा कि आप सिटीजन चार्टर डेवलप करिए, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स है, वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स है, उनको टाइमली सर्विसेज मिले, इफ़िशिएंट सर्विसेज मिले। तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, यानी कि जो पंचायत की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगी, एज वेल एज वेरियस सेक्टर्स में सर्विसेज डिलीवरी होगी विदाउट प्रेजुडाइस। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज जब हम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देंगे तो प्रोफेशनलिज्म आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का, कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी के पास वो सर्विसेज पहुंच रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद मोर अकाउंटेबिलिटी एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि अकाउंटेबिलिटी निकल कर आएगी, बिकॉज अगर सिटीजन को सर्विसेज नहीं मिले तो वो ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्लेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली पंचायत के जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं कि भाई साहब अच्छा आपने फुलफिल नहीं किया, अगले बार चुनाव में आना तो हम बताते हैं आपको, है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है, प्रोफेशनलिज्म लेकर आएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का। उसके बाद मोर अकाउंटेबिलिटी एट ग्रास रूट लेवल, तो ये हमने देखा। और अब अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सिटीजन चार्टर, कि अगर हम गुड सिटीजन चार्टर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सिटीजन चार्टर बनाती है, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो पहली बात तो ये कि विजन एंड मिशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, कि आखिरकार वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन और मिशन क्या है, ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक फिलोसफी को समझ सके। जैसे अभी हमने देखा ना, यहाँ पर आप देखिए जो हमने ओपन किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, देखो है ना, विजन एंड मिशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो वही बात बोली गई कि विजन एंड मिशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, साथ ही साथ कौन कौन से वो बिजनेस सर्विसेज में इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ही बात कर ले, तो बेसिकली वो कुरियर सर्विसेज में इंगेज होगी, हो सकता है अन्य वो सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, तो वो सब डिटेल होनी चाहिए ताकि हम अवेयर हो सके उनके सर्विसेज से, बिकॉज अवेयर होंगे तभी तो हम उनके सर्विसेज से अवेल कर सकेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सिटीजन और क्लाइंट्स, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स होंगे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये सर्विसेज किसको ऑफर की जा रही है, क्या वो कंपनी को, क्या वो सिटीजन को, ठीक है, क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को। तो डिटेल होने चाहिए सिटीजन्स या फिर क्लाइंट्स के। एंड साथ ही साथ जो भी सर्विसेज दिए जाने चाहिए उसके जो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी है, टाइम फ्रेम है, वो सब तो मेंशन होने ही चाहिए, कि भाई साहब हम 3 दिन में ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, या 4 दिन में, या फिर इस स्टैंडर्ड या क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, टाइम लिमिट तो चलो ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी तो दिक्कत हो सकती है। अब बोल दिया गया कि 2 दिन में हम आपको एक प्रोडक्ट बना के दे देंगे, अब पता चला कि क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया, तो वो भी ठीक नहीं होगी। इसलिए टाइम लीजिए लेकिन क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट दीजिए, ये बात भी होती है। उसके बाद ये तो होना ही ज़रूरी है ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, बिकॉज इसके बिना सिटीजन चार्टर का कोई मायने नहीं रहता। तो आज आप देखते होगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज़ के अपने अपने ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म के लिए फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, ईमेल आईडी दिए जाते हैं, ठीक है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स आ गया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उनके आप एआई चैट बॉक्स देखोगे, है ना, वहाँ पर आपको मैसेज आएगा हाउ आर यू डूइंग, है ना, जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हैं। तो ये सब बात है। उसके बाद देख लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सिटीजन और क्लाइंट्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो क्या आपसे उम्मीद रखती है ना, जैसे गुड बिहेवियर, ठीक है, रिस्पेक्ट, ये सब आपसे उम्मीद रखती होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट वन वे, इट इज़ टू वे। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विसेज सही से प्रोवाइड कर रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सही ट्रीट करो ऑर्गेनाइजेशन को, सही बिहेवियर रखो, दोनों बातें होती है। अब बैंक में गए, अब पता चला कि बैंक में जो है उल्टा पुल्टा एक्टिविटी करने लगे, तो वो तो ठीक नहीं होगी ना सभी के लिए। साथ ही साथ एडिशनल कमिटमेंट्स भी दी जा सकती है, जैसे कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ फेल्यूर ऑफ सर्विस डिलीवरी, की अगर सर्विस डिलीवरी हमने आपको नहीं दे पाई तो कंपनसेशन दिया जाएगा आपको। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब आसान चीज़ें हैं, सही से आप समझ जाओगे। तो पहली बात तो क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद चॉइस, यानी कि जहाँ भी संभव हो चॉइस ऑफर होनी चाहिए, बिकॉज चॉइस से क्या होता है, लोगों की जो सिलेक्शन करने का डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ता है। एंड अलोंग विथ स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, जिसमें आपका सब कुछ टाइम वाइम पता रहना चाहिए, बताया जाना चाहिए, तभी तो हम कंप्लेन रेज कर सकते हैं अगर उस स्टैंडर्ड पर वो ऑर्गेनाइजेशन या उसकी सर्विसेज नहीं खरी उतरती है तो। उसके बाद वैल्यू होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी कि जैसे सिटीजन चार्टर लिखा गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अब पता चला उसमें बातें ही नहीं कही गई है कि अगर आपको कोई दिक्कतें आएंगी तो आप कहाँ से कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। तो आप ढूंढते रहोगे वेबसाइट प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है ना। लेकिन अगर वही एक वेबसाइट में अगर साइड में बोल दिया जाता कि अगर कोई भी धरती पर समस्याएं झेल रहे हैं तो यहाँ आप क्लिक करिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हो, तो जाहिर सी बात है आप आसानी से नेविगेट करके क्लिक करके प्रॉब्लम आप दर्ज करवाओगे तो आपको रेमेडी भी मिलेगी। लेकिन पता ही नहीं, वो बटन ही गायब कर दिया आपका, है ना, तो फिर कहाँ से आपकी रेमेडी होगी, तो ये बात निकल कर आती है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में गहरा रिश्ता है। गहरा रिश्ता कैसे, बिकॉज अगर ट्रांसपेरेंसी है तो वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है, और अकाउंटेबिलिटी है तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा। क्या आप कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी तो अकाउंटेबिलिटी आपका फिक्स होगा। ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई कितना भी बेईमानी कर लिया, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई साहब उसने बेईमानी ही क्या की, एक्सपोज ही नहीं हो रहा है, तो हाउ द अकाउंटेबिलिटी विल बी डील्ड। तो इतने सारे जो करप्शंस निकल कर आते हैं आप देखते होगे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या फोकस करती है कि भाई साहब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो, बिकॉज ये दो जो है ना करप्शन को डील करने के लिए पिलर है ना। तो ये हमने देखा, कंपोनेंट देखा, 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर देखा, होप यू अंडरस्टूड। अब हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, अब थोड़ा सा हमें पानी पीने का मौका दीजिए, और आप भी थोड़ा सा पानी वानी पी के आइए, फ्रेश मूड के साथ पढ़िए। उसके बाद हम फिर से आपको ये फीचर ऑफ सिटीजन चार्टर और शॉर्टकमिंग ऑफ सिटीजन चार्टर के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ सिटीजन चार्टर। तो इसको आप आसानी से खुद से भी समझ सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो होगा नहीं। तो पहला फीचर ये है कि आपका ये सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड सेट करता है कि हाँ इतने टाइम लिमिट में आपको सर्विसेज मिलेंगी, अगर नहीं मिली तो ये ग्रीवेंस रिड्यूसल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये ऑफिशियल्स हैं हमारे यहाँ जो कम करते हैं, या फिर इनकी ये क्वालिटी है, ये स्टैंडर्ड्स है ना। तो ये आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आपका डिलीवर करता है फॉर द सर्विस डिलीवरी, ठीक है। बिकॉज आप क्वालिटी से ही तो जज करोगे, क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो फिर आप सर्विस अवेल करने से कतराओगे, है कि नहीं है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट, रिलायबल, ऑब्जर्वेबल, प्रिसाइज, टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए, है ना। तो टाइम बाउंड मैनर इज नथिंग बट कमिटमेंट, एक प्रकार से हमने जो बोला वो आपको डिलीवर करके दिया, दिस इज द कमिटमेंट, ठीक है। और सिटीजन चार्टर में कमिटमेंट एक पिलर है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 पिलर मैं आपको बताता हूँ, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, है ना। ये तीनों चीज़ आपको सिटीजन चार्टर में देखने को मिलेंगे।
उसके बाद ओपननेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विस डिलीवरी, जो भी सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन प्रोवाइड करेगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तब आप समझ लीजिएगा कि हो सकता है वो कमिटेड नहीं है अपने सर्विसेज के प्रति, या फिर वो जो है एक प्रकार से फेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे आपको फेक सर्विसेज मिलते हैं, लोन ले लो योजना आपको इंटरनेट पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर बहुत ही कम दामों में प्रोडक्ट ले लो योजना, कुछ डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो ट्रस्टेड नहीं है, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती है, वहाँ पर आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है इंटरनेट की दुनिया में जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, ठीक है, उन पर विजिट करके आप अपने ट्रांजेक्शन्स करिए। तो ये बात निकल कर आती है। उसके बाद चॉइस एंड कम्युनिकेशन विथ यूजर्स, तो जो भी आपके यूजर्स हैं मतलब स्टेक होल्डर्स हैं उनको चॉइस मिलनी चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए ताकि अपने प्रॉब्लम्स को या फिर ग्रीवेंसेस को वो रेज कर सके, कम्युनिकेट कर सके आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, तभी जाके कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी इंश्योर होगी। उसके बाद फेयरनेस एंड सपोर्टिवनेस इन सर्विस डिलीवरी, कि जो सर्विसेज डिलीवरी प्रोवाइड की जाएंगी उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक प्रकार से होता है ना, हाँ भाई हम सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं आपको, आप बस सर्विस लो ना, उसके अलावा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती ना। जैसे आप लेट से कि कोई भी आपकी सरकारी बैंक की बात करते हैं ना, पहले क्या होता था, ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि गवर्नमेंट बैंक में आप जा रहे हो, पता चला आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो आप एहसान कर रहे हो उनके ऊपर, है ना, ऐसा लगता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयरनेस एंड सपोर्टिवनेस होनी चाहिए इन सर्विस डिलीवरी, यानी कि सिटीजन फ्रेंडली कल्चर होना चाहिए एंड अटेंटिव पब्लिक सर्विसेज। नहीं तो पहले रिक्वेस्टें करते रहो और आपका काम भी नहीं होता था, ये सब चीज़ें भी चलती थी, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीजन्स, ये तो है, ये सिंपल सा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात कर रहा है ये। और कंप्लेंट करने का मकसद वही होता है कि आपको समस्याएं का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप कंप्लेंट करिएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कंप्लेंट है वो मिनिमाइज हो सके, और वो तभी हो सकेगी जब हम एक्टिव वे में रिस्पॉन्स देते हैं जो भी सिटीजन है या फिर क्लाइंट्स है, ठीक है। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पिलर है सिटीजन चार्टर में, बिकॉज ये अगर नहीं हो पाएगा तो आपने जो लेट से की कमिटमेंट की है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब भाई साहब बोला गया कि 3 दिन में आपको सर्विसेज दी जाएंगी, अगर लेट से की सर्विसेज नहीं दी गई, है ना, तो आप कंप्लेन करोगे GRP पर, यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर। तो अगर वो इश्यू एड्रेस हो सकता है, हो जाता है, तो ठीक है, आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। नहीं तो क्या होगा, मन में जो है एक प्रकार से घृणा वाली भावना पैदा हो जाएगी, है ना, तो इससे ट्रस्ट भी कम होता है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिटीजन चार्टर, तो पहली बात तो ये कि पुअरली डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेसिटी। पुअरली डिजाइन मतलब समझते हो, इतना ज़्यादा लो स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विसेज आप मेंशन कर दो सिटीजन चार्टर में कि अगर सिटीजन चार्टर हो भी या ना हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब लेट्स से कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब ऐसा कायदे से 5 दिन में सर्विसेज मिल जानी चाहिए। अब वो सिटीजन चार्टर बनाया और बोला कि हम आपको 500 दिन में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो भाई साहब होना या ना होना कोई बात की बात नहीं हुई, है ना। तो ये बात होती है पुअरली डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेसिटी। ऑर्गेनाइजेशन इनकैपेसिटी यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी कंपनी है तो उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स है नहीं कि आपको वो प्रॉपर सिटीजन चार्टर की कमिटमेंट को फुलफिल करवा दे, ठीक है। तो पता चला कि कंप्लेन गया आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल के माध्यम से, अब वो सॉल्व करने वाला ऑफिशियल ही नहीं बैठा है तो कहाँ से आपका सॉल्व होगा। उसके बाद लैकिंग पब्लिक अवेयरनेस, हम लोग आप लोग अवेयर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है जो वीडियो देख रहे होंगे
उनको सिटीजन चार्टर के बारे में आइडिया नहीं होगा, अभी जब पढ़ रहे हैं तो उनको आइडिया निकल रहा होगा। ये बात होती है। जैसे आप तो एक एस्पिरेंट हो, आप इस फील्ड से जुड़े हो तो आप समझ रहे हो, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि सिटीजन चार्टर होता क्या है ना। तो इसीलिए पब्लिक एजुकेशन कम्युनिकेशन एफर्ट्स जो है इनएफेक्टिव रह जाता है। एंड एडिक्वेट ग्राउंड वर्क यानी कि जब सिटीजन चार्टर बनानी चाहिए तो प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, तभी आपका टाइम लिमिट या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी का कमिटमेंट किया जाना चाहिए। इसका एक एग्जांपल ले लो कि लेट से कि कोई एक रूरल एरिया है ना। अब वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती नहीं है, स्पीड ज़्यादा रहती नहीं है। अब एक बैंक आ जाए और बोले कि भाई साहब हम आपको 2 दिन में सर्विस डिलीवरी देंगे, अब पता चला 2 दिन तक इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं रहा, तो फिर वो कमिटमेंट तो फेल हो गया ना। तो ये बात होती है एडिक्वेट ग्राउंड वर्क, मतलब ये है कि प्रॉपर एनालिसिस सब होना चाहिए ग्राउंड रियलिटीज की, तब आप जो है चार्टर बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। लेकिन रिवीजन भी नहीं होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार चार्टर बन गई तो बन गई, उसके बाद लोग पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते, है ना। एक डायलॉग था, याद नहीं आ रहा है ऐसे। उसके बाद हाँ वही बात है, यहाँ पर आप देख लो फॉर्मुलेशन ऑफ चार्टर सीन एज वन टाइम अप्रोच, कि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। यानी कि एक बार हमने सिटीजन चार्टर बना दी तो हम दुनिया का नहीं सुनेंगे, उसके बाद दोबारा हम अपडेट नहीं करेंगे। इस फिलोसफी में लोग जीते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जीते हैं। उसके बाद इंड यूजर्स एंड सिविल सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स, इनको कंसल्ट नहीं किया जाता। जबकि सिटीजन चार्टर में क्या होता है, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सबके कंसर्न्स को पहले सुनिए। सबके कंसर्न को सुनना ही एक प्रकार से आपका कंसल्टेशन है। और जब इनको सुनेंगे तो इनके प्रॉब्लम्स आइडियाज सब हम समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब जैसे बहुत सारे सिटीजन चार्टर में जो फिजिकली डिजेबल पर्सन्स है या फिर जो आपके एल्डरली पर्सन्स है, उनके राइट्स को इंश्योर नहीं की जाती है ना। तो उनको एक प्रकार से स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए ना सिटीजन चार्टर में, कि हाँ आप अगर आओगे हमारे यहाँ सर्विस लेने के लिए तो आपको पहले सर्विस हम देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। जैसे यहाँ पर भी दिया गया है, फाइल ड्राफ्टिंग द चार्टर्स इंटरेस्ट ऑफ एल्डरली पीपल एंड द डिसएडवांटेजेस आर इग्नोर्ड, है ना। तो ये सब बात निकल कर आती है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज ऑन द फिलोसफी गोल्स मेन फीचर्स, ये सब की भी कमी देखने को मिलती है अमंग द सर्विस प्रोवाइडर। और ये भी है कि जो सिटीजन चार्टर है अभी भी सारे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि जो भी आपके गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट हैं वो सिटीजन चार्टर को अडॉप्ट करें। साथ ही साथ लैक ऑफ कमिटमेंट एंड प्रिसीजन ऑन स्टैंडर्ड्स डिलीवरी, तो ये बात हो गई, मैंने कमिटमेंट किया एक बार लेकिन वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया, तो सिटीजन चार्टर का क्या मतलब हुआ भाई साहब। उसके बाद एफिशिएंट एंड एडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी होनी जरूरी है। अब जैसे पता चला कोई मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट सिर्फ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेजेस में है, ठीक है। अब वो सर्विसेज अवेल नहीं कर पाएगा अगर वो इन 2 लैंग्वेज को नहीं जानता है। तो अगर वेरियस लैंग्वेजेज में होती है, लेट्स से कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज है शेड्यूल्ड, वो है आपका 22 लैंग्वेज। कौन से संविधान के शेड्यूल में वो मेंशन्ड है, 8th शेड्यूल में, ठीक है। तो उन सब लैंग्वेजेस में भी अगर ये सर्विसेज ऑफर की जाती तो इंक्लूसिव सिटीजन चार्टर कहलाता, है ना। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंटरेस्टेड रहते हैं टू फुलफिल द सिटीजन चार्टर कमिटमेंट, कि भाई साहब रहने दो यार, ऐसे वाली एटीट्यूड चलती है ना। क्योंकि एक इंसेंटिव या फिर डिजायर नहीं देखने को मिलता है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्पोज देम ऑन देयर पर्सनल। तो होप यू अंडरस्टूड द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सिटीजन चार्टर। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया शॉर्ट कमिंग्स तक। तो चीज़ें अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छी लग रही है भाई साहब, एक बार लाइक शेयर भी कर दिया करो, फ्रेंड सर्कल के बीच सब्सक्राइब करवा दिया करो, ताकि हम भी एक प्रकार से मोटिवेटेड रहे आपको सर्विसेज या फिर लेक्चर्स डिलीवर करने में। तो जल्दी से एक मुस्कुराहट के साथ लाइक का बटन दबाना ना भूले, ठीक है।
तो अगर हम बात करें मेजर्स टू मेक सिटीजन चार्टर इफेक्टिव, कि किस प्रकार से हम सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव बना सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जो मेजर्स होगा वो आपका सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन जो आप लिख सकते हो। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सेकेंड एआरसी के सारे रिकमेंडेशन को छाप दो, आप अपने इनोवेटिव सजेशन भी तो दीजिए। हम पता चला कि सारे जो है एआरसी के ही रिफॉर्म्स हमने छाप दिए, तो वो ठीक भी नहीं है, बिकॉज समय चेंज हो चुका है और आइडिया नई नई आई होंगी, तो उस आइडिया का इस्तेमाल करना भी तो ठीक रहता है। अब पता चला यहाँ पर आप देखो सेकेंड एआरसी के पूरे रिकमेंडेशन, यहाँ पे कुछ अपने भी आइडिया ऐड कर दो ताकि इनोवेटिव लगे, है ना। ये बात होती है, बिकॉज बहुत बहुत बार आप देखोगे कि मेजर्स में जो आपके रिपोर्ट है उनके ही कमिटमेंट्स को लिख दिए जाते, तो कुछ आप अपने अपने आइडिया भी लिख सकते हो। तो सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया फॉलोइंग मेजर्स टू सिटीजन चार्टर इफेक्टिव बनाने के लिए। तो पहली बात तो सिटीजन चार्टर को ही इफेक्टिव बनाओ, यानी कि क्लियरली उसमें बताओ अबाउट द रेमेडी, कि लेट से आके आपने प्रॉब्लम फेस किया तो कैसे उसका समाधान होगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है उसकी पेनल्टी, लीगल पेनल्टी फिक्स की जाए। कंपनसेशन देने की भी बात हो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि अगर आपको सर्विसेज या स्टैंडर्ड्स नहीं मिल पाई है जो चार्टर में बोली गई थी। उसके बाद वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस होने चाहिए वाइल मेकिंग द सिटीजन चार्टर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो भी स्टेक होल्डर थे, ठीक है, सिविल सोसाइटी एनजीओ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो करिए। उसके बाद एडिक्वेट ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। एंड वन साइज डज नॉट फिट्स फॉर ऑल, वही मैंने आपको बताया ना इंटरनेट कनेक्टिविटी का, रूरल वर्सेस अर्बन। अब रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड स्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अर्बन एरियाज में आपका स्पीड भी ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। तो अर्बन एरियाज में कमिटमेंट हम दूसरा रखेंगे, रूरल एरियाज में कमिटमेंट हो सकता है दूसरा रखा जाएगा, बिकॉज वन साइड डज नॉट फिल ऑल कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ फॉर्म कमिटमेंट टू बी मेड, यानी कि जो सिटीजन चार्टर होने चाहिए प्रिसाइज होने चाहिए, और जो भी उन्होंने सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स की कमिटमेंट की बात कही है तो उसको फुलफिल करे, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक एवेल्युएशन होना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम सिटीजन चार्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज समय काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। अब आपका इंटरनेट आ गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, अब पता चला कि आप टाइम लिमिट को वही रखे हुए हैं, तो वो सब ठीक बात नहीं है। अब तो सर्विसेज तुरंत डिलीवर हो सकती है ना। कमिटमेंट फुलफिल किया जा सकता है डिजिटली भी, कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकल ऑफिस फिजिकल ब्रांच पर पहुंचे व्यक्ति तभी जाके अकाउंट उसका खुलेगा, तभी जाके प्रपोजल क्लियर होगी, तो ये सब तो नहीं बात है ना। तो इसीलिए रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज सोसाइटी में बदलाव होना आम बात है, और उस बदलाव को सिटीजन चार्टर में भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर्स फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी डन। तो पहला तो स्टेटूटरी गारंटी वही है, सिटीजन चार्टर को एक प्रकार से पार्लियामेंट से पास करवा दो, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने राज्य में पास करवा सकती है स्टेटूटरी फॉर्म में, ताकि एक प्रकार से लीगल अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाए। लीगल अकाउंटेबिलिटी मतलब समझते हो, अकाउंटेबिलिटी का तो मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है जवाबदेही फिक्स की जाएगी। जब लीगल जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या, कि एकदम शॉर्ट शॉर्ट जवाबदेही फिक्स की जाएगी अगर आप प्रोविजंस को या फिर सर्विसेज को देने में नाकर नुकर करते हो तो। उसके बाद इस्टेब्लिश आईएफसी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है ना। यानी कि जो भी आपकी पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी के बारे में हमने आपको बताया भी है, तो उन्हें इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो एज वेल एज ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सके। तो एक प्रकार से इससे करप्शन भी मिनिमाइज होगा। और ये भी बोली जा रही है कि जो सिटीजन चार्टर है वो हर एक डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, है ना। हर एक डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर होना चाहिए जो क्लियर मैसेज सेंड करेगा कि गवर्नमेंट का क्या मिशन विजन है और किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है आपको सर्विसेज देगी, कितने टाइम लिमिट में देगी। एंड इससे ये भी इंडिकेट होता है कि आपका करप्शन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास उठा रही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक आपको देखा। उसके बाद चलते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इन इंडिया, कि आखिरकार अगर हम
सिटीजन चार्टर के इम्प्लीमेंटेशन की देखें तो कितना सही से इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या कमियां हैं, उन सबको देखेंगे। कमियां तो होंगी बिकॉज अभी इसको लीगल बैकिंग्स मिला नहीं है, ठीक है। हालांकि सिटीजन चार्टर हमने डिस्कस किया था ना, भारत में 1997 में आया, और सबसे पहला देश जहाँ पर सिटीजन चार्टर वो यूके में आया था 1991 में, ठीक है। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है सिटीजन चार्टर। तो ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम आप देख लो, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। उन्होंने असेसमेंट किया सिटीजन चार्टर का एमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी, वो कितना इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो अभी भी यूँ कह सकते हो कि सिटीजन चार्टर का जो माहौल है ना, वो पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। तो इस रिपोर्ट का हम आउटकम देखेंगे, देख सकते हो मेजर फाइंडिंग्स क्या है कि चार्टर्स वेयर नॉट फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि वाइड कंसल्टेशन होना चाहिए वाइल मेकिंग सिटीजन चार्टर, वो फुलफिल नहीं किया गया। उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको खुद ही नहीं पता कि भाई साहब सिटीजन चार्टर क्या होते हैं, है ना, क्या की फीचर्स हैं चार्टर के। जब पता ही नहीं तो वो कहाँ से कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे, है ना। साथ ही साथ चार्टर्स वेर नॉट गिवन एडिक्वेट पब्लिसिटी, यानी कि प्रचार प्रसार अवेयरनेस क्रिएशन सब नहीं हो पाया, तो सिटीजन भी वेल अवेयर नहीं है, स्टेक होल्डर्स भी वेल अवेयर नहीं है। साथ ही साथ नो फंड्स हैव बीन एक्सप्रेसली अनमार्क्ड फॉर रेजिंग नॉलेज ऑफ सिटीजन चार्टर, यानी कि कोई फंड खर्च नहीं की गई है फॉर रेजिंग नॉलेज ऑफ सिटीजन चार्टर, ठीक है। एंड ये जो आपका सिटीजन चार्टर है अभी सिर्फ अर्ली या फिर मिडिल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि अभी पूरा सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफिस में तो सिटीजन चार्टर है भी नहीं। और ये तो हमने देखा ही, नो फंड्स हैव बीन सेट असाइड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन चार्टर, है ना। जैसे टीवी है या फिर सोशल मीडिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो अवेयरनेस फैला सकती है सिटीजन चार्टर को लेकर, लेकिन बात वही होती है ना कि हमने अवेयरनेस फैला दी, ठीक है, लेकिन अगर कमिटमेंट ही नहीं दिया तो फिर तो बेइज्जती तो हमारी होगी ना, ये बात निकल कर आती है। उसके बाद आपका एक है सेबोत्तम मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली सेबोत्तम मॉडल आप कहो कि एक प्रकार से इम्प्रूव्ड वर्जन है सिटीजन चार्टर का, मतलब ये भी एक प्रकार से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें एक्सीलेंसी इफिशिएंसी लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। हालांकि आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, इस पर मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नीड है सेबत्तन मॉडल का वो बेसिकली इसलिए निकल कर आया बिकॉज सिटीजन चार्टर वाज फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। एक प्रकार से सेबत्तन मॉडल टूल है जिसके माध्यम से असेस करते हैं इफिशियंसी ऑफ द इंटरनल प्रोसेसेस एंड उसके इफेक्ट क्या है सर्विस डिलीवरी क्वालिटी पर। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, सिटीजन चार्टर है जो हमने डिस्कस किया ही, साथ ही साथ पब्लिक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि आपके जो भी कंप्लेंट्स है वो आसानी से रिड्रेस हो जाए, ठीक है। तो सिटीजन विल बी मोर कंफर्टेबल एंड अलॉन्ग विथ सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, यानी कि जो भी सर्विस डिलीवरी करता है ऑर्गेनाइजेशन उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। और वो तभी आएगी जब वो जो भी की कंपोनेंट्स हैं उसके इश्यू को एड्रेस करता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वोत्तम मॉडल की बात करें तो वैसे तो सर्वोत्तम मॉडल या सिस्टम 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया गया था, आप देख सकते हो पीरियड ये है। बाद में ये जो आपका IS 1570/2005 ये एक स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट में भी मार्क किए जाते हैं। तो इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, BIS कौन है, तो ये जो BIS है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका काम है जो भी प्रोडक्ट्स है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करना, सर्टिफाई करना, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली
प्रोडक्ट क्वालिटी टैग को रिप्रेजेंट करता है। आईएस, आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये डेवलप किया गया इसी के द्वारा, विच अलाउज द पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर आप इस स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हो तो आपको ये टैग मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो सेवत्तम मॉडल है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी एबिलिटी को इवेल्यूएट करता है कि किस प्रकार से आप सिटीजन चार्टर को इन्फोर्स करवा पाते हो कितनी आसानी से, और ग्रीवेंस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आप इम्प्लीमेंट करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो बेस्ड ऑन दिस क्वालिटी आपको सेवत्तम मॉडल ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस डिलीवरी क्वालिटी को मॉनिटर करती है, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो कंक्लूजन में इतने सारे बातें हमने आपको बताई, ठीक है। सिटीजन चार्टर वाइटल एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज दे आर बेस्ट वे फॉर पीपल टू बी अवेयर, बिकॉज यहाँ पर आपका सिटीजन एम्पावरमेंट जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है। साथ ही साथ इससे आपका जो सर्विस डिलीवरी है वो तो इम्प्रूव होता ही है। अब आप ही समझो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम प्रमोट करना चाहते हैं और पता चला कि परमिशन लेने के लिए हमें 2 साल लग जाते हैं, तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो आपका सिटीजन चार्टर है ना, जिस भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का हो, अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो समझ के चलो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका सिटीजन एम्पावरमेंट हो, सब कुछ पे फ़ायदा करेगा, है ना। तो ये हमने देखा। तो हमारे ये सिटीजन चार्टर यहीं समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। पूरे डिटेल से मैंने आपको बताया। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए। तो वी हैव फोकस्ड ऑन द सिटीजन चार्टर, ठीक है। और सिटीजन चार्टर एक प्रकार से कमिटमेंट्स रिप्रेजेंट करता है मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस जो वो देने वाला है। एग्जाम्पल मैंने भर भर के आपको बताया, और सिटीजन के बारे में मैंने आपको बताया, इट डज नॉट मीन्स द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, इट इज़ ए वाइड टर्म जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सिटीजन, कस्टमर, क्लाइंट, यूजर, सब। और मैंने आपको वेबसाइट भी ओपन करके बताई थी, होप यू अंडरस्टूड। वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के अपने अपने सिटीजन चार्टर देखने के मिले, कैसे इवोल्यूशन हुआ सिटीजन चार्टर का, इंडिया में कैसे हुआ, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो हमने आपको बताया है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और किस प्रकार से सिटीजन चार्टर अगर इम्प्लीमेंट होता है ग्राम पंचायत लेवल पर तो क्या बेनिफिट निकल कर आएगा, प्रोफेशनलिज्म, मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी आसानी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मोर अकाउंटेबिलिटी आएगा ग्रास रूट लेवल पर, अगर सर्विस डिलीवरी नहीं हुई तो अगली बार वो हो सकता है चुनाव में न जीते। तो ये सब हमने देखा। कंपोनेंट ऑफ सिटीजन चार्टर में हमने विजन एंड मिशन बताया था, ये जरूरी होता है। सिटीजन और क्लाइंट के डिटेल्स होने चाहिए, डिटेल ऑफ बिजनेसेस होने चाहिए, साथ ही साथ डिटेल ऑफ ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म, एक्सपेक्टेशन क्या है सिटीजन्स का वो होना चाहिए, साथ ही साथ एडिशनल कमिटमेंट्स अगर कुछ हो कि कंपनसेशन देना है, ठीक है, तो ये सब भी हो सकती है। और 6 प्रिंसिपल हमने देखा, क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद फीचर ऑफ सिटीजन चार्टर की बात करें तो वही बात है कि भाई साहब स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है सर्विस डिलीवरी की, और वो स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने सेट कर दिया, अब कुछ भी सेट कर दिया तो उसको फुलफिल करने में क्या जाता है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करके फुलफिल कर रहे तो वो ठीक बात है। उसके बाद ओपननेस एंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द सर्विस डिलीवरी, चॉइस एंड कमिटमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए यूजर के पास, फेयरनेस एंड सपोर्टिवनेस इन द सर्विस डिलीवरी, प्रोविजन ऑफ रेड्रेस ऑफ कंप्लेंट्स मतलब जीआरपी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके बाद शॉर्टकमिंग्स हमने देखा, पुअरली डिजाइन और ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेसिटी, यानी कि क्षमता है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑफिशियल्स की, तो वो कहाँ से इंप्लीमेंट करवाएंगे। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, एडिक्वेट ग्राउंड वर्क नहीं की जाती वाल मेकिंग रिवाइजिंग द सिटीजन चार्टर, और वन टाइम अप्रोच देखा जाता है कि भाई साहब एक बार हमने कमिटमेंट कर दी फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। उसके बाद इंड यूजर्स एंड सिविल सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स इनको कंसल्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ एल्डरली पीपल, डिसएडवांटेज पीपल को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज ऑन द फिलोसफी, गोल्स, मेन फीचर्स ऑफ द सिटीजन चार्टर, कमिटमेंट की कमी, एफिशिएंट एंड एडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म ना होना, इंटरेस्ट ना दिखाना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वह सब चलता है एटीट्यूड कि छोड़ो ना, सिटीजन चार्टर क्या करेगा, है ना।
मेजर्स टू मेक सिटीजन चार्टर इफेक्टिव क्या होगा? तो सेक्रेटरी आरसी का रिकमेंडेशन हमने आपको दिया था कि सिटीजन चार्टर में पूरी तरीके से रेमेडी, पेनल्टी, कंपनसेशन सबकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वाइड कंसल्टेशन हो, एडिक्वेट ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म हो, वन साइज फिट्स फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज रीजनल इम्बैलेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडिक्वेट ग्रीवेंसेस रिडक्शन मैकेनिज्म हो, वन साइज डज नॉट फिट्स फॉर ऑल, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही दिया है। फॉर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, पीरियोडिक एवेल्यूशन होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट्यूटरी गारंटी दे दीजिए। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से उसको पास करवाइए। आईएफसी यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करिए। सिटीजन चार्टर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री में हो। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर क्या है, तो वो आप देख लेना। हमने देखा। फिर सेबट्टम मॉडल, सेबट्टम मॉडल में हमने बताया आपको कि क्या है, इसमें 3 मॉड्यूल्स आते हैं: सिटीजन चार्टर, पब्लिक ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म, सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज, है ना। विदाउट कैपेबिलिटीज सर्विस डिलीवरी संभव नहीं है कि क्वालिटी सर्विस डिलीवरी हो। सिग्निफिकेंस क्या है जो हमने देखा, और कंक्लूजन में हमने आपको समाप्त करवाया। तो होप यहाँ तक आप सीधे सही सही तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे आपका मीन्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये आपका टॉपिक है, और जिसमें हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एक रिवॉल्यूशन था एक प्रकार से इंडिया में, टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, साथ ही साथ टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट आवर फंडामेंटल राइट, जो हमें आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार नहीं देते हैं तो एक प्रकार से हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार जनता से छीन रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, दैट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए आराम से, उसके बाद आप लौट कर आइए फ्रेश माइंड के साथ। उसके बाद सुनिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कोई डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा, और अगर मन में डाउट रहा तो आप ईमेल से अपने डाउट को एक्सप्रेस करके आप हमें भेजें। कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को रेज कर सकते हैं, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे, है ना। इस उम्मीद में कि मैं भी सिटीजन चार्टर आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा, है ना। वैसे कमिटमेंट नहीं कर पाते बिकॉज हमारी भी अपनी मजबूरी है। आई ऑल्सो नीड टू स्टडी ए लॉट, दैट्स वाई मैं आपको कमिटमेंट नहीं करता, और आप भी हमारी मजबूरी को समझ रहे होगे। ठीक है, लेकिन हाँ, वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टाइम में ही, 2 दिन 3 दिन में, और प्रोवाइड करता हूँ तो लंबे लेक्चर ही प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि एक ही बार में आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो थोड़ा पानी वानी पी के आइए, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे मीन्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। So let's move to the topic means to ensure transparency and accountability। तो सबसे पहली बात, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं ये चीज, आपको ये समझना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, आर पार देखना। तो ट्रांसपेरेंसी का भी मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर वो पब्लिक सर्विस दे रहा है तो उससे रिगार्डिंग हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि लेट्स से कि कोई भी स्कीम आई, तब उस स्कीम में फंड कितना आया, फंड कहाँ खर्च हुआ, तो ये सब जब हम जानकारी लेते हैं या फिर गवर्नमेंट खुद से देती है, तो वो है आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जैसे अब एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म आप भरते हो, यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, स्टेट पीएससी का फॉर्म भरते हो, तो नोटिफिकेशन जारी होता है ना, उसमें आपको वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने मार्क्स लाने हैं, क्या क्वालिफाई होना है या नहीं होना है, ये सब आपको पता है। तभी तो आप एम्पावर्ड हो, तभी तो आप डिसीजन ले पाते हो कि हाँ, हम एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से हम फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, और भरेंगे तो क्या सिलेबस होगा। ठीक है, और किस प्रकार से मार्किंग स्कीम होगा। ये मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की। लेट्स से कि कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है, तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हुई कि नहीं हुई, आप में एम्पावरमेंट आया कि नहीं आया, आप जो है करेक्ट डिसीजन ले सकोगे कि नहीं ले सकोगे, बिल्कुल ले सकोगे, है ना। तो इन सब के माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, जवाबदेही ठहराना।
और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में गहरा रिश्ता है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तभी हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते। अब एग्जाम्पल वही है कि भाई साहब हमें कुछ पता ही नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, कि उसका नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, और वो इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो हो सकता है हम उसे जिता दें, बिकॉज हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं, अच्छा या बुरा है। हो सकता है हम जिता दें, लेकिन पता चला कि हमने उसे जिता दिया और पता चला ऑटोक्रेट निकल गया, तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी को एड करती है, मदद करती है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में। और जो आरटीआई है ना, आरटीआई से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है ना, गवर्नमेंट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, क्या आपका स्कीम चलाए जा रहे हैं, कहाँ पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये सब जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट जब जवाब देगी और पता चला कि कुछ त्रुटियां हैं, तो हम जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। ठीक है। तो जो आप 2G स्कैम या फिर कोल स्कैम्स का जो एक्सपोजर हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आरटीआई ने भी एक काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया था। तो होप यू अंडरस्टूड। ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो हमने बता दिया है। अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें। अब डेमोक्रेसी में सूचना का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि जहां पर आपका सूचना का अधिकार नहीं वहां पर आपका डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया ना कि लेट्स से कि आपका जो पॉलिटिशियन है, लेट्स से कोई कैंडिडेट है, वो खड़ा हुआ इलेक्शन में और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उनके बारे में नहीं है ना, उसका क्या कैरेक्टर है, क्या कोई क्रिमिनल केसेस है या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो आप जब वोट करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप उसके फेवर में वोट कर दो, बिकॉज आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं। अब वो जीत कर आ जाता है तो फिर हो सकता है वो देश में करप्शन फैलेगा, हो सकता है देश में आपका पावर सेंट्रलाइजेशन हो जाए, बहुत सारी इश्यू हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन करेंसी है ना, करेंसी एक प्रकार से, बिकॉज डेमोक्रेसी में हम इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेंगे ना। हम कैसे एम्पावर होंगे, हम एम्पावर होंगे जब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आएगी, तभी हम सही डिसीजन ले सकेंगे। गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेना मतलब जाहिर सी बात है वो अकाउंटेबिलिटी निर्धारित नहीं करेगा। तो होप यू अंडरस्टूड। ये कीवर्ड अच्छा है और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उसको आप दिमाग में रख सकते हो टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेमोक्रेसी, या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन इन द डेमोक्रेसी। तो इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, और ये थॉमस जेफरसन का स्टेटमेंट है। ठीक है। और राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये सूचना का अधिकार। ठीक है। तो अगर हम बात करें किस प्रकार से आरटीआई हमारे देश में आया, उसके जेनेसिस की बात करें, हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वैसे तो टॉपिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नेंस में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ 15 ईयर्स हो चुके हैं आरटीआई के इम्प्लीमेंट हुए हुए, बिकॉज 2005 में आपका आरटीआई इम्प्लीमेंट हुआ था और 2020 में आपका ये 15 साल पूरे हो चुके हैं। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी मेंस में, जो आपका अमेंडमेंट किया गया था आरटीआई एक्ट के तहत, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर मिल गई थी रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ टर्म्स एंड द सर्विसेज ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द आरटीआई। ठीक है, वो हम देखेंगे, उस प्रकार का मुद्दा भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो जो ईयर 2020 है वो आपका 15 ईयर्स को मार्क करता है। ठीक है। और ये जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, इसने कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को एम्पावर किया टू शो द ट्रुथ टू पावर एंड वाइब्रेंट ग्रास रूट मूवमेंट भी था। ठीक है। और इसमें जो वर्किंग पुअर है वो भी कहीं ना कहीं एम्पावर हुए, नॉट ओनली द एजुकेटेड इलाइट, बिकॉज ये भी सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है। और आरटीआई मूवमेंट के बारे में आपने सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन रहा है इस मूवमेंट का टू ब्रिंग आरटीआई। तो जो आरटीआई है
ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये ध्यान रखना है। जो आरटीआई है ये आपका फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, उसका पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20 जो भी है, तो आपको आंसर आर्टिकल 19 में मार्क करना है। और स्पेसिफिक जाए तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मार्क करना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था, और उनका कहना था कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 विच गारंटीज एवरी सिटीजन द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बिकॉज इसमें भी आप थोड़ा सा समझिए कि हमारे पास राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं है। तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेकर करेंगे क्या जब हमारे पास सही जानकारी नहीं है। हो सकता है हम गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने लगे, गलत विचारधारा फैलाने लगे, है कि नहीं। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी इंश्योर करता है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ आरटीआई हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग ओपिनियन, बिकॉज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी सिटीजन को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो अपने सही ओपिनियन बना सकेंगे गवर्नमेंट के प्रति, स्कीम्स के प्रति, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रति, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आरटीआई नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो करेक्ट ओपिनियन नहीं बन पाता। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा एक प्रकार से रिवॉल्यूशन इसलिए कहा गया है इसे। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है ना। बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको एक प्रकार से लीगल एक्शन भी लिया गया है बिकॉज ऑफ द आरटीआई, बिकॉज आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने अकाउंटेबल ठहराया है ऑफिशियल्स को। बिकॉज ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं और उसको मॉनिटर करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं। ये जो आपका 2G स्कीम सब के बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो आरटीआई की मदद से हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इन रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक अफेयर्स, इसलिए इंडियन पार्लियामेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट किया। और पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन तो है ही बिकॉज इट एम्पावर द पीपल, ऑल्सो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। ये तो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं आरटीआई का एवोल्यूशन भारत में कैसे हुआ, कैसे आरटीआई आज आपका एक एक्ट बन गया है, और साथ ही साथ जो आपका आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट्स भी है। तो सबसे पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट बनेगी कैसे, आप देखो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आपका केस है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इस केस की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसमें स्पेसिफिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सरसाइज बाय द पीपल विदाउट इन्फॉर्मेशन। समझ में आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आई थिंक इसको तो रट भी लेने चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सरसाइज बाय द पीपल विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ओपिनियन नहीं बना सकते, ओपिनियन नहीं बना सकते तो फिर हम कहीं ना कहीं किसी इश्यू के बारे में सही गलत जज नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा अंडरमाइन होगा, है ना। और आप समझो 1990 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री बीपी सिंह, इन्होंने ही आरटीआई एक्ट को प्रपोज किया। अब यहाँ से आप इनडायरेक्टली कन्फर्म कर सकते हो कि कितने ज़्यादा एक प्रकार से करेजियस पर्सन होंगे जिन्होंने आरटीआई लाने का प्रयास किया गवर्नमेंट में, या फिर लीगलाइज करने का कोशिश किया, है ना। उसके बाद आपका जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उन्होंने फर्स्ट ग्रास रूट मूवमेंट लॉन्च किया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई इन 1994। तो यहाँ पर आप देख लो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज किस प्रकार से हमारे डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करने में मदद करते हैं, बिकॉज ये सब जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आरटीआई को लाने में मदद किया। मैंने आपको साइड टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमारे सिलेबस में रोल ऑफ एनजीओज, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
तो ये है आपका रोल, डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करता है और हमारे जो सिटीजन राइट्स को कैसे एम्पावर करता है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रख लीजिएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। तो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी ग्रास रूट लेवल पर। उसके बाद नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई, ये आपका 1996 में स्टेब्लिश हुआ और इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट का काम आसान कर दिया। कैसे काम आसान कर दिया? बिकॉज आरटीआई लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट इन्होंने प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को सौंपा था कि भाई साहब आपको चलो परेशानी हो रही है, हम ही ड्राफ्ट सौंप देते हैं, ठीक है। और 1997 में, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, तमिलनाडु फर्स्ट इंडियन स्टेट था जिन्होंने आरटीआई लेजिस्लेशन को इनेक्ट करवाया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पर तो प्रेशर बन ही रहा था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, पीपल के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी कि पार्लियामेंट ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 लाया, लेकिन इसको प्रॉपरली इन्फोर्स करवाया ही नहीं गया। अब ऐसा एक्ट लाने से क्या होगा जब इन्फोर्स प्रॉपरली नहीं करवाओगे? तो अल्टीमेटली बाद में यही जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में तब्दील होगा 2005 में, है ना। और ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का सबसे बड़ा कमी ये था कि जो पीपल की राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। तो सिर्फ आपके ऊपर ऊपर से प्रोविजन थे कि हाँ भाई साहब हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, है ना। तो अल्टीमेटली ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो बिल है आरटीआई का, वो पेश किया गया और अल्टीमेटली मई 2005 में पास किया गया। और इसके बाद इन्फोर्स कब हुआ आरटीआई? अक्टूबर 12, 2005। तो ये डेट भी रिमेंबर कर सकते हो, अक्टूबर 12, 2005, ठीक है। तो डेट भी आप रिमेंबर कर सकते हो। ये बातें हो गई। अब हम चलेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट को समझेंगे। तो लेट्स मूव टू द साइलेंट फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे इस टॉपिक से। 2021 में भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसके अमेंडमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट साइलेंट फीचर्स, तो पहली बात तो सेक्शन 1 क्लाउज 2 ये कहता है कि इट अप्लाइज टू द एंटायर कंट्री। तो आपको ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन बस याद रखिए, ठीक है। तो पहली बात तो एंटायर कंट्री में एप्लीकेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि टॉक्स अबाउट मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपका सेक्शन 2 क्लाउज एच है, ये पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करता है। पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो इस्टेब्लिश की गई है संविधान के अंतर्गत या फिर कोई लॉ के माध्यम से, यानी कि लेजिस्लेटिव मीन्स के माध्यम से, चाहे वो पार्लियामेंट का लॉ हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ हो, ठीक है, या फिर कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से क्यों ना इश्यू की गई हो बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एज वेल एज कोई भी बॉडी कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड आपका एनजीओ भी इसमें शामिल हो सकता है विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस हो बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समझ में आया? तो इसका मतलब एनजीओ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट वो भी कवर होता है, साथ ही साथ आपका कोई भी बॉडी कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये फीचर होप यू अंडरस्टूड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लाउज जे, तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन को एक्सेसिबल करवाना विच इज हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, है ना। पब्लिक अथॉरिटी में सब जैसे गवर्नमेंट हो गई, मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गया, वो सब आपका पब्लिक अथॉरिटी है और उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल का मतलब हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट, इसमें बेसिकली सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। सुओ मोटो यानी कि अपने आप से, खुद से हमें इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तभी आप देखते होगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पर जब आप जाओगे, उनके वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पब्लिक सर्विसेज है वो मिल जाए विदाउट आस्किंग वाया आरटीआई। तो ये सब भी काफ़ी अच्छी बात है, तो इससे भी सिटीजन चार्टर मजबूत होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेक्शन 8
क्लाउज 1, इसमें कुछ एग्जाम्पशंस की बात करी है कि किस ग्राउंड पर इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 8 क्लाउज 2 बेसिकली ये डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करता है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, है ना। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देने से डिनाई किया जा सकता है इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आर कंसर्न्ड, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका एक्ट है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द स्टेट लेवल, यानी कि आप SEC के बारे में सुनते होंगे, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये एक्ट ही अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। और जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको कुछ ऑफिशियल्स को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल के रूप में डेजिग्नेट करना होगा। और इसका क्या काम होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल, तो इनका काम होगा कि इंफॉर्मेशन देना टू द पर्सन हु आर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। और ये टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे यहाँ पर RTI में ही बात कर लो, है ना, तो किस प्रकार से RTI भी सिटीजन चार्टर को मजबूत करता है, बिकॉज नॉर्मल कोर्स में इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ द रिक्वेस्टेड मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि लेट से कि आज एप्लीकेशन रिसीव हुई बाय द पब्लिक अथॉरिटी, तो विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो किस प्रकार से RTI एक्ट भी सिटीजन चार्टर को मजबूत करता है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब चलो चलते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI। तो पहली बात तो राइजिंग बैकलॉग ऑफ द केसेस, यानी कि आप देख लो 15 ईयर्स हो चुके हैं RTI एक्ट को लाने के बाद, फिर भी मोर देन 2.2 लाख केसेस आर पेंडिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो आपके केसेस हैं ये आते कैसे, इसको समझना जरूरी है। जैसे कोई भी आपका व्यक्ति है, जैसे मैंने पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, अब उन्होंने लेट से कि इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया, या फिर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, या फिर उन्होंने आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने दोबारा देने से इनकार कर दिया, या फिर वही इन्फॉर्मेशन लौटा दिया। तो एक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। कंप्लेन हम CIC के पास कर सकते हैं, या फिर जो आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उनके पास कर सकते हैं। तो इसी के कारण आपका जो केसेस है वो वहाँ पर जाता है। और CIC SIC का काम भी है कि इस प्रकार के जो केसेस है उसको रिजॉल्व करना। दैट्स वाई आप देखते हो मोर देन 2.2 लाख केसेस पेंडिंग है एट द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, विच आर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द ट्रांसपेरेंसी लॉ, कि जो फाइनल डिसीजन देगा वही होगा ये। उसके बाद हायर पेंडेंसी हमने देखा, साथ ही साथ स्लो डिस्पोजल है। और ये जो पेंडेंसी है ना इसमें रीजनल डिस्पैरिटी भी है, जैसे महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग अपील्स है, ठीक है, और भी है लेकिन नो नीड टू रिमेंबर। उसके बाद स्लो डिस्पोजल है, जैसे देख लो ओडिशा कमीशन जो है आपका, ओडिशा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उनको 7 ईयर्स लग सकते हैं टू डिस्पोज ऑल द पेंडिंग कंप्लेंट, यानी कि समझ रहे हो 7 साल लगेंगे अगर जो भी उनके पास पेंडिंग केसेस उनको डिसॉल्व करने में। तो ये बात है, जबकि CIC के पास जो भी केसेस है उनको डिसॉल्व करने में 2 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी है कि जो भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो अपनी रिड्यूस्ड कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि बोला जाता है लॉ के अंतर्गत कि जो भी कमीशन होगी, चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्यों ना हो, अप टू 10 कमिश्नर्स होने चाहिए, यानी कि एक चीफ होगा और उसके बाद आपका 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए। लेकिन ये जो रिसेंट रिपोर्ट है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया, जो रिलीज किया गया सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रोल ऑफ NGO, ठीक है, एज वेल एज सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज इन अक्टूबर 2020। तो इन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे जो आपके इंफॉर्मेशन कमीशन है, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें तो चीफ ही नहीं है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है। आप समझो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक चीफ होगा और अदर कमिश्नर्स होंगे। अब चीफ ही नहीं है फिर भी वो वर्क कर रहा है ना। या देखो आप 9 आउट ऑफ 29 इंफॉर्मेशन कमीशन इन द कंट्री फंक्शन कर रहे हैं विदाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन।
ठीक है, और जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हेड करता है इस ऑफिस को। साथ ही साथ डिफंक्ट कमीशंस, यानी कि बहुत सारे आपको स्टेट कमीशन ऐसे मिल जाएंगे जहां पर अंडर कैपेसिटी का फेनोमेना देखने को मिलता है। जैसे ओडिशा में 4 कमिश्नर्स ही हैं, राजस्थान में सिर्फ 3 कमिश्नर्स ही हैं। तो इसके कारण आपका सिटीजन के राइट ही हैम्पर होते हैं, सिंपली कहो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब तो मुद्दा आती है। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शंस टू इम्पोज पेनल्टी, यानी कि जिन पब्लिक ऑफिसर पर जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी अगर पालन नहीं करते तो एक तो यही है कि उन पर पेनल्टी लगाया जाए, सजा मिले। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो काफ़ी कम पेनल्टीज लगाते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल्स के ऊपर, है ना। जबकि प्रोविज़न क्या है, आप यहाँ देखो सेक्शन 20 ऑफ द आरटीआई एक्ट, ये पेनल्टीज 25,000 रुपये का लगा सकता है अगर गलत इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया पीआईओज के द्वारा, ताकि डेटरेंट क्रिएट कर सके, डेटरेंस क्रिएट कर सके इन ऑफिशियल्स के मन में। लेकिन यहाँ पर देखो, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स इम्पोज पेनल्टी इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द केसेस, बहुत ही कम केसेस में उन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है। ठीक है, और इवन जो कमीशंस होते हैं वो पीआईओज को पूछते तक नहीं है कि आप जस्टिफिकेशन दो कि आपने क्यों कंप्लाई नहीं किया लॉ को। और यहाँ आप डाटा देख सकते हो, द एक्चुअल पेनल्टीज वेर ओनली इम्पोज इन 3.8% ऑफ द केसेस जहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए था, यानी कि 100% केसेस में पेनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए था, 3.8% केसेस में ही इम्पोज की गई। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, 19% ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैज़ नॉट मेड देयर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, जो उनके वेबसाइट पर अपडेट होनी चाहिए ईयरली बेसिस पर, लेकिन नहीं है। तो जानकारी कहाँ से मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ नो वैलिड रीजन स्टेटेड फॉर रिजेक्शन ऑफ आरटीआई पेलिया, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि आरटीआई रिक्वेस्ट हमने किया, इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया गया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी जाती है कि सेंटर ने, यानी कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सिर्फ 4.3% ऑफ ऑल द आरटीआई लिया या आरटीआई रिक्वेस्ट को देने से इनकार किया। लेकिन ये जो आपका 4.3% ऑफ द आरटीआई लिया था जिसको रिजेक्ट किया गया, उसमें 40% ऑफ द रिजेक्शंस कोई वैलिड रीजन नहीं दिए गए कि क्यों हमने रिजेक्ट किया। ठीक है, यानी कि कोई ग्राउंड नहीं दिया गया कि हम इस एग्जाम्शन के आधार पर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी नहीं। और साथ ही साथ ये जो आपके केसेस थे, है ना, 90% ऑफ द रिजेक्शन जो हुआ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुआ। उसके बाद डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लो, किलिंग ऑफ पार्टी एक्टिविस्ट, ये सब तो आपने सुना भी होगा। लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो क्वालिफिकेशन बताई गई है आरटीआई एक्ट के तहत, जैसे यहाँ पर देखो सेक्शन 12 क्लॉज 5 ऑफ द आरटीआई एक्ट, इसमें ये बोला गया है कि जो कमिश्नर्स हैं उनको सेलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम अमंग द पर्सन्स ऑफ इमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, जिनके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो ये ग्राउंड दी गई। लेकिन ये देखने को निकलती है कि 84% ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये तो आपके ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से है, जिसमें 65% तो रिटायर्ड ऑफिसर्स है, यानी कि एक प्रकार से बाहरी एक्सपर्ट्स अंदर नहीं आ पाते हैं ऑफिस में। ठीक है, तो जो ऑफिसर सब रिटायर्ड होते हैं उन्हीं को बना दिया जाता है। तो क्या इंडिकेट होता है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी नेक्सस। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स फेस्ड इन द इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी दी गई है वही इन्फॉर्मेशन दिया जाना चाहिए ना। अब पता चला इन्फॉर्मेशन मांगी है ए का, आप बी का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इसके कारण क्या होता है, रिसोर्स डाइवर्ट होते हैं, है ना, पैसे बिजली सब खर्च होगी। तो ये नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपका अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स फेस्ड इन फाइलिंग एप्लीकेशन, यानी कि कोई यूजर गाइड नहीं है कैसे हम फाइल करें, है ना, जानकारी नहीं है। हम भी अगर फाइल करना चाहें तो प्रोसेस क्या है नहीं पता चल सकेगा, है ना, ये सब बात है। उसके बाद पुअर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है बहुत ही लो क्वालिटी की है। ये सब इश्यू आपके निकल कर आते हैं। उसके बाद सप्लाई साइड चैलेंजेज है, जैसे बिहेवियरल ट्रेनिंग नहीं है, जो आपके फ्रेशली आरटीआई वाले पीआईओज होते हैं, पर्सन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है ना, बिहेवियर ट्रेनिंग नहीं होती है।
उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म की कमी है, along with inadequate process and record available with the information commissioners to monitor and review the working, वही बात होगी। ठीक है, तो देखो इस अमेंडमेंट को बढ़िया से आपको समझना होगा और फिर आपको कंक्लूड करना है कि किस प्रकार से जो अमेंडमेंट है इसने कहीं ना कहीं सीआईसी ऑफिस को वीकेंड किया होगा। तो बेसिकली 2019 में आपका आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है टू फिक्स द टर्म्स एंड द सर्विसेज कंडीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो। समझ में आया? यानी कि जो भी सर्विस कंडीशंस होगी वो सब आपका कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा। तो एक प्रकार से इतना एक्सेसिव पावर दिया जाना, इसके कारण सीआईसी की ऑटोनॉमी प्रभावित होगी। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखो बहुत बार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट टू 1923 का इस्तेमाल किया जाता है टू डिनाई द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो एक ये कंटेक्स्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा। उसके बाद आप चलो 15 ईयर्स ऑफ आरटीआई, इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत भी इंफॉर्मेशन देने से डिनाई किया जा सकता है ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो 15 साल हो गए हैं, अभी भी जो आपका सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पर 2.2 लाख केसेस या उससे भी ज़्यादा पेंडिंग है। जबकि ये जो आपका सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होते हैं, है ना। जब सारे मैकेनिज्म बंद हो गए हों, ठीक है, एक्टिविस्ट के लिए, तब वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील में आते हैं। और यहाँ पर केसेस की पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआईसी में इतनी ज़्यादा है कि 2 साल से भी ज़्यादा लगेंगे टू हियर ऑल द केसेस। एक प्रकार से बैकलॉग बढ़ रहा है ना। और इसका कारण ये भी बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द कमीशंस, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की जा रही है, वो रिड्यूस्ड कैपेसिटी यानी कि ऑफिशियल्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब रिपोर्ट कार्ड, जो सतर्क नागरिक संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। कहीं पर भी मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर सकते हो। तो सतर्क नागरिक संगठन ने एक रिपोर्ट लाया along with सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज टू मार्क कि आखिरकार क्या क्या अचीवमेंट्स भी हैं, क्या क्या वीकनेस अभी हैं। तो पहली बात तो ये पता चली कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग अपील्स है, यानी कि रीजनल डिस्पैरिटी कह लो, है ना। जैसे आप देख लो महाराष्ट्र में 59,000 केसेस पेंडिंग है, उत्तर प्रदेश में 47,000। और ये जो एनालिसिस है इसमें ये भी पता चला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हार्डली कोई पनिशमेंट मिलता है फॉर वायलेटिंग द लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और जब पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नॉन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज इन द डिजर्विंग केसेस सिग्नल भेजता है पब्लिक अथॉरिटीज को कि भाई साहब कानून वायलेट करते रहिए, इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतना ज़्यादा परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इससे अकाउंटेबिलिटी प्रभावित हुई, है ना। और इससे अकाउंटेबिलिटी ही प्रभावित नहीं हुई, जो सिटीजन के राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रभावित हुआ, है ना। जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी प्रभावित हुआ। तो ये जो है बेसिक फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करता है जो आपका आरटीआई लॉ में बताई गई थी, है ना। और यहाँ पर देख लो इस असेसमेंट में ये भी पाया गया कि ऑन एवरेज जो सीआईसी है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, उसको 388 डेज लगते हैं, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा, टू डिस्पोज एन अपील फ्रॉम द डेट जो फाइल की गई थी बिफोर द कमीशन। उसके बाद वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद 2019 में आप देखो ये जो रिग्रेसिव अमेंडमेंट की गई आरटीआई एक्ट में, इसने कहीं ना कहीं फिक्स्ड टेन्यूर का जो स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन पहले था, पहले फिक्स्ड टेन्यूर होता था, है ना, अब वो फिक्स्ड टेन्यूर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो 3 साल का रखे या जो भी है,
वो निर्धारित करेंगे। तो इससे कंप्रोमाइज होगा कि नहीं होगा उनकी ऑटोनॉमी। उसके बाद 8 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पर तो कोई चीफ है ही नहीं, यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ऐड ही नहीं कर रहा उसमें। अब यहाँ पर बात की जाती है कि वाई आरटीआई शुड बी स्ट्रेंथेंड। ठीक है, तो क्यों स्ट्रेंथन करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि फंडामेंटल फॉर डेमोक्रेसी है ना। बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी तो हम कैसे किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को जज कर पाएंगे, ये तो एक बात है। साथ ही साथ सिटीजन एम्पावरमेंट भी होता है और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप सोचो, जब ई गवर्नेंस आया ना, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होने लगी, तो इसने भी कहीं ना कहीं आरटीआई को स्ट्रेंथन किया। क्यों? अब कोने में बैठा व्यक्ति भी वो आरटीआई फाइल करके इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ई गवर्नेंस के माध्यम से टाइमली वे में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दिए जाते हैं। नहीं तो पहले क्या था, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। कुछ ही गिने चुने लोग ही आरटीआई फाइल करते थे। अभी आप देख लो, न्यूज़पेपर वाले, एनजीओज वाले, हम और आप जैसे भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं। वाई आरटीआई शुड बी स्ट्रेंथन, तो क्यों स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? तो पहली बात तो ये कि लगभग 60 लाख एप्लीकेशंस आरटीआई एक्ट के अंतर्गत फाइल किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना इंफॉर्मेशन मांगा जाता है तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। साथ ही साथ ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज आर फाइल्ड बाय द पुअरेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, बिकॉज उन्होंने भी आरटीआई एक्ट के इम्पोर्टेंस को समझा है, तो उससे वो एम्पावर होते हैं टू असेस देयर बेसिक राइट्स एंड एंटरटेनमेंट्स। कि वैसे अब कोई स्कीम है, उसका लाभ नहीं मिला तो वो जानकारी ले सकते हैं, क्यों नहीं मिला, क्या है क्या नहीं है, ये सब बातें हैं। ठीक है, कोविड क्राइसिस में काफ़ी मदद किया आपका आरटीआई एक्ट। पता लगाना कि मेडिकल फैसिलिटीज कौन से राज्य में क्या है, वेंटिलेटर्स की संख्या कितनी है, आईसीयू बेड्स की संख्या कितनी है, तो ये सब जानकारी मिलने से गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई, डिपार्टमेंट्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई। ठीक है, तो ये सब भी बातें हैं। उसके बाद जो रोल है इंफॉर्मेशन कमीशन का, क्रूशियल है टू इंश्योर कि पीपल करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की। ये आपका कोविड-19 के दौरान इसके इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वैसे तो इसमें ये बोला गया है पीएम केयर्स फंड इज नॉट ए गवर्नमेंट फंड, तो इससे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आ सकती है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यानी कि पैसे कहाँ जा रहे हैं कोई अता पता नहीं है ना। ये बातें हैं। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन एंड वे फॉरवर्ड, तो कैसे हम बेटर इम्प्लीमेंटेशन आरटीआई की करें। तो कुछ सजेशन आप देख लो। तो पहली बात तो प्रॉम्प्ट एंड टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है, केस फाइल की गई है, तो टाइमली वे में उसको डील किया जाए। जैसे आप देख लो, आरटीआई एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द स्टेट्यूटरी टाइम लिमिट जो प्रोवाइड की गई है इस एक्ट के अंतर्गत। और साथ ही साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसके फंक्शनिंग का हो, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन है मस्ट इंश्योर कि किस प्रकार से वो फंक्शन कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हो, उसके वेबसाइट पर कैसे उसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे वेबसाइट में पता हो कि पेंडेंसी केसेस क्या हैं पार्टिकुलर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के, ये सब है। और साथ ही साथ ये सब इंफॉर्मेशन रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए, अलॉन्ग विथ इंश्योर सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। जैसा हमने देखा बहुत सारे एसआईसी वो एनुअली रिपोर्ट ही नहीं डालते अपने वेबसाइट पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वायलेशन अगर होता है तो इसको एक प्रकार से कंटेप्ट ऑफ पार्लियामेंट के रूप में देखना चाहिए। एंड ऑनलाइन फाइलिंग के मैकेनिज्म होने चाहिए, वैसे तो अब है ही हैं, आप देखते ही हो ई फाइल होता है। और प्राइवेसी राइट को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ओपन डाटा पॉलिसी। ओपन डाटा पॉलिसी मतलब क्या, कि गवर्नमेंट खुद से जो भी डिस्क्लोजेबल इन्फॉर्मेशन है ना अपने वेबसाइट पर डाल दे, तो फिर जनता को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आरटीआई फाइल नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। ये बात है। उसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि कोऑपरेट करे टुवार्ड द इन्फॉर्मेशन सीकर्स। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन मांग रहे तो एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, बड़ा एहसान कर रहे हैं, ये फिलोसफी नहीं रहनी चाहिए। एक प्रकार से हम सर्विस दे रहे हैं सिटीजन को, जो उनका काम भी है।
वही है कंक्लूजन में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक टूल है जिसके माध्यम से हम करप्शन चेक कर सकते हैं, वेरियस बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। और इससे क्या प्रमोट होता है, आर्बिट्री स्टेट एक्शन को रोका जा सकता है कि स्टेट जो है जो मन सो एक्शन नहीं ले सकती, और वही डेमोक्रेसी के लिए भी हॉलमार्क है ना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, प्रमोट गुड गवर्नेंस। तो यहाँ तक मैं आपको आज का लेक्चर रखता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है, अब एनर्जी भी नहीं बची कि आपको अब आगे कंटिन्यू करूँ। तो होप कि अगले 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कवर कर दिया जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ब्राउड अंडर आरटीआई एक्ट, ये हम देखेंगे, है ना। उसके बाद ऑफिशियल एक्ट देखेंगे। उसके बाद ई प्रिजन प्रोजेक्ट, वैसे तो पढ़ा हुआ ही है लेकिन आज नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, अभी ज़्यादा मत अब सुनो। तो उसके बाद हम सोशल ऑडिट हो गया आपका, उसके बाद वो सब हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, जल्दी जल्दी आप हमें बताओ, कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दो, हम फिर से आपके लिए लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं, बट आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे अगर दिन में देख रहे हो, हैव ए नाइस नाइट अगर रात में देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू।